अच्छा, अब क्लासिकल के मुताबिक मैंने अभी आपको बताया कि वो डिफरेंस ही नहीं करते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल में और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में, लेकिन केन्स कहता था फर्क होता है। अच्छा, अब इसी वजह से, फर्क होने की वजह से दो गैप क्रिएट होते हैं। व्हेन YE is not equal to YF, देन क्या होगा? देन टू गैप्स एग्जिस्ट। वो दो गैप्स कौन से हैं? और ये बात कौन कहता था कि YE और YF हर सूरत में बराबर नहीं होती? ये केन्स कहता था। केन्स कहता था होती भी और नहीं भी होती, यानी YE और YF बराबर होती भी और नहीं भी होती। कहाँ बराबर नहीं होती YE YF के? शॉर्ट रन में, जब एग्रीगेट सप्लाई कर पॉजिटिवली स्लोप होता है। और कहाँ बराबर होती है? जब लॉन्ग रन में आ जाती है, और लॉन्ग रन में आते हैं तो वो क्लासिकल वाला केस ही आ जाता है सामने। तो जब ये बराबर नहीं होती हैं तो दो गैप वो कहता था एग्जिस्ट होते हैं। एक को वो इन्फ्लेशनरी गैप कहता था, और एक को वो इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहता था, और एक को वो डिफ्लेशनरी गैप कहता था। डिफ्लेशनरी गैप। लेकिन चूंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि YF और YE में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इन अदर वर्ड्स वो ये कहते थे कि YE और YF हमेशा हमेशा बराबर रहते हैं, इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक देर इज नो गैप। देर इज नो गैप मीन्स देर इज नो इन्फ्लेशनरी, नो गैप मीन्स नो इन्फ्लेशनरी गैप, नो डिफ्लेशनरी गैप, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। ये आपके सामने। लेकिन केन्स कहता था नहीं, ये दोनों बराबर ना होने की वजह से दो गैप एग्जिस्ट करेंगे, एक इन्फ्लेशनरी गैप और एक दूसरा डिफ्लेशनरी गैप। इन पे अब हम डिस्कशन करते हैं मजीद। इसमें जो पहला गैप है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इन्फ्लेशनरी गैप का। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, ये प्राइसेस, ये आउटपुट। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर पहला इक्विलिब्रियम है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आउटपुट आ जाएगी, और यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की आउटपुट आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो वर्टिकल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल होता है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होता है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी प्राइस लेवल है, वो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, इक्विलिब्रियम भी है, दोनों ही है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाए, तो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाए और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट 1 से एग्रीगेट 2 पे चली जाए, तो आप देखिए कि अब जो इक्विलिब्रियम पहले E1 पे हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम E2 पे हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ? ओनली देर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस, कि पहले प्राइस P1 थी, इसको P1 कह लीजिए, तो अब P जो है वो 2 हो गई, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने शेडेड एरिया किया है, ये आपको बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफा हुआ है, ओनली प्राइस में इजाफा हुआ है, ठीक है ना जी, सिर्फ प्राइस में इजाफा हुआ है। और इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसी को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि एट YF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, तो प्राइसेस में क्या होता है? इजाफा होता है। प्राइसेस में ही ओनली इजाफा होता है,
ओनली प्राइस इंक्रीज, सिर्फ प्राइस ही बढ़ती है, बट आउटपुट क्या रहती है, आउटपुट रिमेन्स द सेम। क्यों सेम रहती है? ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा तो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर ही नहीं ना सकते। तो फिर किस में इजाफा होता है? एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने से, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने की वजह से सिर्फ प्राइसेस में इजाफा होता है। तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये जो गैप शेडेड एरिया से शो भी हो रहा है, समझ आ गई? यानी जब, और ये होता है कहाँ पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे। ये आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा, आउटपुट में, आउटपुट रिमेन्स द सेम। आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि क्यों तब्दीली नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहले ही आप एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होनी थी पहले ही होगी उस मुल्क के अंदर। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्लियर हो गया आपको? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इन्फ्लेशनरी गैप, इसको आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हमने जो अगली चीज़ समझनी है वो समझनी है डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप समझते हैं। डिफ्लेशनरी गैप का मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये इन्फ्लेशनरी गैप का ग्राफ है। अब हम डिफ्लेशनरी गैप समझते हैं। डिफ्लेशनरी गैप, तो डिफ्लेशनरी गैप का ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे प्राइस, और ये फर्ज कीजिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और फर्ज कीजिए कि यहाँ पर बेसिक पहले इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ और इस जगह पे इक्विलिब्रियम हुआ E1 पे, और यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आ गई वो YF आ गई, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्ज कीजिए कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम हो चुका है। ये E1 पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं। आप फर्ज कीजिए कि आपकी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। जब कम है तो फर्ज कीजिए कि एग्रीगेट डिमांड आपकी इतनी है, इतनी है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो रहा है जिसको हम E1 कह रहे हैं, और इस जगह पर ये देखें कि ये YE है, ये इक्विलिब्रियम है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर YF और YE दोनों ही हैं, और ये प्राइसेस हैं यहाँ पे इस जगह। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लेवल ऑफ डिमांड है वो इतनी कम है, जिसकी वजह से यानी आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, जिसकी वजह से कीमतें क्या हैं? कम है। डिमांड कम होने की वजह से कीमतें कम हैं। तो ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो गैप है इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, DG। समझ गए? ये फ़र्क है दोनों में। इन्फ्लेशनरी गैप, इसको मैं दोबारा से समझा दूँ, ये कर्व यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना? ये डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप समझ आ गई? डिफ्लेशनरी गैप ये बता रहा है कि कीमतें क्या हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतें कम होना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का बढ़ना, मुसलसल बढ़ना। इसकी कीमतों का मुसलसल गिरना डिफ्लेशन और होता है। तो ये डिफ्लेशनरी गैप आपके सामने है। ठीक है ना जी? इसका मतलब ये है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इज बिलो दी YF। जब एग्रीगेट डिमांड बिलो होगी YF से या थोड़ी होगी, उसके नतीजे में कीमतें कम होंगी। इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। इसमें बता दीजिए कोई मसला
तो ये दोनों मैंने आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप समझा दिया। इसका मतलब ये है, एक चीज़ और समझें कि जब आप की इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे अभी आप की डिमांड मौजूद नहीं है, यहाँ पर नहीं है आपकी डिमांड। तो इसका मतलब आप फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट से बिलो होंगे तो इसका मतलब आपके रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। इट मीन्स दैट यू आर नहीं लिखना, तो it means that the economy is not using its resources fully अपने रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ नहीं किए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले कहीं आउटपुट यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया और रिसोर्सेज को उन्होंने फुली यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जब रिसोर्सेज फुली यूज़ नहीं हुए तो रिसोर्सेज बेकार पड़े हुए हैं और रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं। इट मीन्स के रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना, रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड। तो ये इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड, और उसकी वजह कि आप इक्विलिब्रियम से, अपना फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आपने इक्विलिब्रियम को अचीव किया है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर आप डिमांड में इजाफा करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर डिमांड में इजाफा करते हैं तो सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा और आउटपुट में इजाफा नहीं होगा। इस चीज़ को इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आप इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कीमतें जो हैं वो कम होगी, क्योंकि डिमांड कम है। जब डिमांड कम होगी किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो फिर कीमतें नीचे ही होंगी और इस चीज़ पे जो गैप क्रिएट होगा उसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। ठीक है जी। और अगर इस डिफ्लेशनरी गैप को फिल करना है तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि इतना गैप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है, ये गैप है, तो उतनी इन एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड को यहाँ से बढ़ा के यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ तक ई यानी ये जो आपका इक्विलिब्रियम 2 है ना, इससे E1 पे जाना पड़ेगा और इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो ये गैप फिल हो जाएगा और कीमतें भी बढ़ेंगी और आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स क्लियर हो गए आप लोगों को। अच्छा, अब ये मैं आपको ज़रा बुक से भी बता दूं, ये सारी चीज़ें बुक से भी शेयर कर दूं। जैसे ये देखें, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या है। इसके बाद आगे चलें तो ये देखिए, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपको बताया गया यहाँ पे होता है। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, नेशनल इनकम लिख लें या जीडीपी लिख लें या आउटपुट लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको ये सारा मैंने ग्राफ समझा दिया है। मज़ीद फुल एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम भी मैंने आपको समझा दिया, ये वाला भी, कि ये देखें यहाँ पर इस जगह पर अब वाई एफ और वाई ई दोनों ही हैं बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी हो गया और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। उसके बाद मैंने आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स भी समझा दिए। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब IG है, उसमें यह है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आप बढ़ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो वो मैंने आपको बताया भी था कैसे बढ़ जाती है। ये देखें, तो यहाँ पर पहले इक्विलिब्रियम है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपकी डिमांड देखें बढ़ के इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 2 पे गई और कीमतों में इजाफा हो गया। तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। ठीक है ना जी, ये इन्फ्लेशनरी गैप मैंने आपको समझा दिया था, ये ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया था, ये इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है ना जी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आप
की डिमांड में इजाफा होता है तो डिमांड में इजाफा होने से सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप में ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है आपकी वो नीचे होती है किससे? टू द लेवल नीडेड टू एश्योर द फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये बात भी मैंने अभी समझाई है आपको, ये ग्राफ कि आप का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम, ये वाई एफ और वाई ई तो यहाँ पे है, लेकिन अगर यहाँ पे ना हो फर्ज करें बल्कि आप यहाँ पे हो तो इसका मतलब ये है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम पे आ गए, जिसकी वजह से डिमांड कम है आपकी। और डिमांड ये है, डिमांड कम होने की वजह से कीमतें भी कम है, इसलिए इसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का मुसलसल गिरना या कीमतों का गिरना समझ लीजिए फिलहाल। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतनी डिमांड में इजाफा कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये आपका वाई ई भी हो जाएगा और वाई एफ भी हो जाएगा और ये गैप फिल हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। इससे आगे चलें तो इससे आगे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर आपको एग्रीगेट, पहले तो हमने एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट नहीं किया था, अब हम एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले जो हमने अभी तक काम किया उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट किया था, अब हम एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई को जब शिफ्ट करेंगे आप लोग तो आप देखिए सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है वो फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। और इस पे देखें एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये और एग्रीगेट डिमांड कर्व ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये प्राइस लेवल आ गया और ये आउटपुट लेवल आ गया। अब क्या हुआ? अब ये डिमांड कर्व वही रहा है, पहले इक्विलिब्रियम ई नॉट पे हुआ था, अब इक्विलिब्रियम ई वन पे हुआ। अब हमने सप्लाई को चेंज कर दिया, सप्लाई बढ़ा दी, तो सप्लाई ए एस से ए एस वन पे चलेगी। तो अब देखें उसका नतीजा ये निकला कि अब कीमतें नीचे की तरफ चली गई और आउटपुट में क्या हो गया? इजाफा हो गया। ठीक है। ये है जी कहानी। ये मैं इसको आपको बना के भी समझा देता हूँ। ये देखिए, यानी शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे प्राइस लेवल, और ये फर्ज कर लीजिए ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व ए एस है और ये फर्ज कर लीजिए आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है जी। ये फर्ज कर लीजिए आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है और अब इक्विलिब्रियम पहला कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। और ये देखें ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हो रहा क्योंकि वर्टिकल सप्लाई कर्व पे जाके नहीं एग्रीगेट डिमांड ने उसको इंटरसेक्ट किया। तो इक्विलिब्रियम वन यहाँ पे हुआ, ये प्राइस आ गई आपके पास, इसको आप पी, इसको ई नॉट कह लीजिए और इस जगह को आप क्या कह लीजिए? वाई नॉट कह लीजिए। अब आप क्या कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व वही रहती है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जब आप एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करने का मतलब है कि सप्लाई बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जब आप सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि सप्लाई कर्व किधर चला जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा और न्यू एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये बन जाएगा और इसे हम AS1 कहते हैं। और अब इस न्यू सप्लाई कर्व ने इस डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? E1 पे किया फॉर एग्जांपल। तो अब इसका नतीजा ये निकला कि इसके नतीजे में कीमतें कम हो गई और वो P नॉट से इसको क्या कह लें? कम P1 होगी और आउटपुट में इजाफा होके Y1 पे हो गया। इसका मतलब ये है कि जब एग्रीगेट सेम एग्रीगेट डिमांड पे जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने के नतीजे में कीमतें कम हो जाएंगी और आउटपुट में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। ये आपके सामने आउटपुट में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। ठीक है ना। और अगर आप एग्रीगेट सप्लाई को अगर कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और वो मैं अगर कहें तो मैं शिफ्ट करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ये शिफ्ट करेगा, ठीक है ना जी, ये शिफ्ट किया और ये फर्ज करें ये AS2 कह दें इसको, तो अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा इसको और ये प्राइसेस आ जाएंगी और ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है ना जी। तो आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंपैरिजन इससे कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, यानी सप्लाई को बढ़ा के और कम करके। तो आपके सामने है कि यानी जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो आपके सामने
कीमतों में क्या हो जाएगा, इजाफा, और आउटपुट में क्या आ जाएगी, कमी। ये आपके सामने आउटपुट में कमी आ गई, ठीक है ना जी। ये सिचुएशन हो जाएगी आपके सामने। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व की क्या आ गई, शिफ्टिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप बुक से दोबारा देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट ई नॉट से, पॉइंट ई नॉट से, ये आपके पास पॉइंट ई नॉट है, ई वन पे चले जाएं तो क्या हो रहा है, यानी पॉइंट ई नॉट से अगर ई वन पे चले जाएं तो क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो बढ़ती है, उसके नतीजे में कीमतें कम हो जाती हैं, और आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में इजाफा होता है। और आउटपुट में इजाफा जब होने का क्या मतलब है, आउटपुट में इजाफा होने का मतलब ये है कि लोगों को रोज़गार, जितना आउटपुट ज़्यादा होगी उतने लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, तो वो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे ना। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सप्लाई के बढ़ने के नतीजे में। और अगर हम इसी तरीके से पॉइंट ई वन से ई नॉट पे आ जाएं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएं, तो इसका मतलब होगा कि सप्लाई कम होगी। तो सप्लाई जब कम होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये है कि, और आउटपुट में क्या हुई है, यहाँ पे कमी आई है, आउटपुट में कमी आ जाएगी। ये आपके सामने आउटपुट में कमी, आउटपुट में कमी आने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट में कमी का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। समझ गए ना बात। तो ये सूरत हाल होगी आपके पास कि जब आप ई वन से ई नॉट की तरफ जाते हैं तो आपके सामने ये सिचुएशन आएगी कि प्राइसेस भी बढ़ेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और इधर प्राइसेस में भी कमी आएगी, और प्राइसेस में कमी आने के नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी। ये दो सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है जी। अब ये सवाल समझना है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको समझा दी हैं कि इधर पहला जो इनिशियली नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर हो रहा है ई नॉट पे, इस जगह पे, और इस जगह पे जो प्राइस और आउटपुट है वो ये आपके सामने, ये दोनों। और इसके नतीजे में अगली बात ये बताइए कि एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने के नतीजे में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ए एस से ए एस वन पे चला जाएगा, और अब इक्विलिब्रियम ई वन पे आ जाएगा। ई वन पे आने के नतीजे में अब न्यू इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे आएगा तो कीमतें कम हो जाएंगी, कीमतें पी वन पे आ जाएंगी, और आउटपुट वाई वन हो जाएगी, और आपके पास जो नेशनल इनकम आएगी वो आएगी पी वन वाई वन। क्यों भला, क्योंकि नेशनल इनकम फाइंड करने का फार्मूला यही है कि पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप ई नॉट पे चेक करेंगे तो वो आएगी पी नॉट और इंटू वाई नॉट, ठीक है ना। और अगर ई वन पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी पी वन इंटू वाई वन, इसलिए उसने ये लिखा हुआ है पी नॉट वाई नॉट और पी वन, क्योंकि वैल्यू निकाली हुई है नेशनल इनकम की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि जब आप ई नॉट से ई वन पे जाते हैं, ई नॉट से ई वन पे, तो क्या होगा, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट होगी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी ये, और उसके नतीजे में क्या होगा, कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, नॉन इन्फ्लेशनरी मैंने बताया था, क्योंकि प्राइस कम हो जाएंगी। ये बात ये रही, प्राइस कम हो जाएगी। ये वाला चैनल है, ये वाला चैनल ई नॉट टू ई वन वाला चैनल है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला, दिस वन। अच्छा, अब अगली कहानी ये है कि सप्लाई बढ़ती कब है और डिमांड कब बढ़ती है, ये दोनों सवाल समझने वाले हैं। पहले सप्लाई को देखते हैं कि सप्लाई कब बढ़ती है, यानी सप्लाई कर्व कब राइटवर्ड जाता है, कब लेफ्टवर्ड जाता है। तो इसके ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं। राइज इन दी एग्रीगेट सप्लाई क्यों होता है,
सप्लाई क्यों बढ़ती है, यानी वाई सप्लाई कर्व, वाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, ये उसके रीजंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना जी। वाई शिफ्ट्स राइटवर्ड, राइटवर्ड का मतलब है कि सप्लाई बढ़ती है, राइज इन सप्लाई जिसे कहते हैं। तो राइज इन एग्रीगेट सप्लाई, उसके फैक्टर, पहली बात, अगर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाए, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, कैपिटल इक्विपमेंट बेहतर हो जाए, तो क्या उस मुल्क की सप्लाई में, एग्रीगेट सप्लाई में या एग्रीगेट आउटपुट में इजाफा नहीं होगा? हो जाएगा। फिर उनके जो स्टाफ हैं जो उसको प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को, वो ट्रेंड हो जाए, तो ट्रेंड स्टाफ होने की वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से आउटपुट में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे एग्रीगेट सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। फिर जब आप अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को रीट्रेनिंग देंगे, उन्हें स्किल्ड कर देंगे, ये वही बात है जो ऊपर की है, तो वो एम्प्लॉयबल हो जाएंगे ना, जब एम्प्लॉयबल हो जाएंगे तो मज़ीद आउटपुट में इजाफा कर सकेंगे, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और फिर आखिरी बात इसमें ये है कि अगर इन फर्म्स को ये पता चले कि उनको ज़्यादा मुनाफे हो रहे हैं, प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिल रहे हो, तो वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे। जब ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, जॉब देंगे, तो उतनी ही आउटपुट में ज़्यादा इजाफा होगा। यानी फर्म्स के मुनाफे बढ़ने की वजह से या इंसेंटिव बढ़ने की वजह से भी वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, उतनी आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द आउटपुट जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स हैं वो अभी नहीं लिखे हुए, तो मैं वो ज़रा वो लिख बता दूं आपको, वो हालांकि वो मैंने पहले बता भी दिए। एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो जनाब, एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स ये देखें, एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स टू सेक्टर इकोनॉमी में ये दो हैं, सी और आई। और इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में वो तीन हैं, एक है सी, आई और जी। और एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है एग्रीगेट डिमांड की लिखी हुई है, ये चार फैक्टर्स, ये आपके सामने सी, आई, जी, एक्स, समझ गए जी। तो ये इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है? नंबर वन कंजम्पशन यानी सी, नंबर टू इन्वेस्टमेंट यानी आई, नंबर थ्री जी मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी, और नंबर चार एक्सपोर्ट्स यानी एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर इन चारों में से कोई एक भी बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, यानी सी बढ़ जाए, आई बढ़ जाए, जी में इजाफा हो जाए या एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, तो एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। और एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, और अगर इनमें कमी आ जाए तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड। तो ये फैक्टर्स एग्रीगेट डिमांड के भी आपको आने चाहिए। यहाँ